मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। मोहन मर गया। आश्चर्य की बात यह नहीं कि मरियल मोहन मर गया, बल्कि यह थी कि वह पत्नी के लिए पूरे 10 लाख रुपए छोड़ गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे, अधमैल कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सा छाता बगल में दबा कर सुबह घर से निकलने, रात में देर से घर लौटने वाले मोहन के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिला कर कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहनना भाग्य में नहीं लिखा था, पर बीवी को लखपति बना गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी मोहन को उपेक्षा से देखते रहे। कोई खास ध्यान न देता, जैसे वह कोई कबाड़ हो। किसी से न घनिष्ठता न कोई सामाजिक व्यवहार। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और सुबह 8 बजे तक बाहर। मोहल्ले में लोगों को इतना पता था कि मोहनदास थोक कपड़ों की मंडी में दलाली किया करता है। कुछ को यह भी पता था कि जब तब शेयर मार्केट में भी वह जाया करता था। जो हो, सच्चाई अपनी जगह ठोस थी। पत्नी के नाम 10 लाख रुपए निश्चित थे। आमतौर पर बैंक वाले ऐसी बातें खुद नहीं बताते। कामिनी को खुद दावा करने जाना पड़ता है। वह तो बैंक का क्लर्क सागर गले में ही रहता है। उसी ने बात फैला दी। अदिति के घर यह सूचना देने सागर निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गई यह बात। वह नातेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते तक न थे, वह भी आकर मोहन के गुणों का बखान करने लगे। गली वालों ने एक मत से मान लिया कि मोहन जैसा निरीह साधु प्रकृति आदमी नहीं मिलता है। अपने काम से काम, न किसी की निंदा, न चुगली, न झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे पाते ही लोग फूल कर गुप्पा हो जाते हैं। अदिति चकराई हुई थी। यह क्या हो गया वह समझ नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने दूर मोहल्ले के मायके से माँ, बहन और भाई आ पहुँचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी अदिति के 3 साल के बच्चे राघव को हाथों हाथ लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, मुन्नी ये उदास न रहो, जो होना था वह हो गया। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरी तो छाती फटती है। पिता ने कहा, न हो तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलकर वहीं रह। यहाँ अकेली कैसे रहेगी? हम लोग भी कब तक यहाँ रह सकेंगे? और यह घर? अदिति पूछ बैठी, अरे किराएदारों की क्या कमी है? और कोई नहीं तो तुम्हारे मामा रघुनाथ को ही रख देते हैं। उसे भी डेरा ठीक नहीं मिल रहा है। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा ही होगा। सुनते हो जी? माँ बोली। बेटे की सोनी कलाई देख मेरी छाती फटती है। ऐसी हालत में शीशे की नहीं तो सोने की चूड़ियाँ तो पहनी ही जाती है। जरा अमित सुनार को कल बुलवा देते हैं। जरूर कल ही बुला देता हूँ। अदिति ने स्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। यह उसके पति का अपना घर है। पति के साथ 6 साल यहीं तो बीते हैं। फिर राघव भी यहीं पैदा हुआ है। जाहिर है भावनाओं के जोश में उसने माँ बाप के घर में जाकर रहने से मना कर दिया। सागर के प्रयास से वह बैंक में मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागज पत्रों पर हो गई। पासबुक चेकबुक मिल गई और फिलहाल के जरूरी खर्चों के लिए उसने 20,000 की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वह पहले वाली निरीह गृहिणी अदिति नहीं, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न अदिति है। राघव को नगर निगम के स्कूल से हटाकर पास के ही एक अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिला करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती ले जाती है। बेटी घर में अकेली कैसे रहेगी, यह सोच कर माँ और छोटी बहन वंदना वहीं रहने लगी। वंदना वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 1 से 2 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली रख ली गई, वरना पहले अदिति ही चौका बर्तन से लेकर साफ
सफाई का सब काम करती थी। अदिति के मायके का रुख देखकर पास पड़ोस की औरतों ने आना लगभग छोड़ सा दिया। अदिति और उसके मायके वालों की मोहल्ले भर में कटु आलोचनाएं होने लगी। पैसा क्या मिला, दिमाग आसमान पर चढ़ गया है, कोई पूछे तमाम दुनिया में तुम ही एक अनोखे लखपति हो क्या। हम तो गए थे हाल चाल पूछने, घड़ी दो घड़ी बातचीत करने, लेकिन घर वाले यो घूर कर देखते हैं जैसे कुछ चुराने या मांगने आए हो। लानत है जी, तुम देखना घर वाले सारा पैसा चूस कर अदिति को छोड़ देंगे। पड़ोसियों की इन बातों से अदिति अनजान नहीं थी। माँ ने अफसोस से कहा, कैसा सोना सोना सा लगता है बेटी का गला। मेरा हार यूं ही पड़ा है, ठहरो ला देती हूँ, गले में कुछ डाले रहो। यही माँ है। अभी 2 साल की ही तो बात है। मोहन के साथ एक विवाह में अदिति को जाना पड़ा था। यो तो वह कहीं साथ नहीं जाते थे, लेकिन एक थोक कपड़ा व्यापारी मोहन के खास दोस्त थे। उनके घर विवाह में वह सपरिवार वहां निमंत्रित थे। अदिति के कानों में हल्के रिंग थे, लेकिन कलाई और गले में भी तो कुछ चाहिए। सोना गले नहीं जचता था। माँ से हार मांगने गई थी कि शादी में पहनेगी और वापस कर देगी, लेकिन माँ ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया था कि शादी ब्याह की भीड़ में कोई छीन कर भाग जाएगा तो। और आज वही माँ उसके सोने गले में अपना वही हार डालने को बेचैन है। मन में कितना कटु बातें उमड़ी, लेकिन वह बोली, नहीं माँ, वह पुराने फैशन का हार मुझसे नहीं पहना जाएगा। मैं हार बनवा लूंगी। कई बार मोहन से वह झगड़ी थी। कहीं आना जाना हो तो गले में कुछ तो चाहिए, वह चुपचाप सुन लेता। माँ ने अमित सुनार से अदिति के खर्चे पर ही 4 सोने की चूड़ियां बनवा दी थी, लेकिन वह दोपहर में बिना किसी को कुछ बताए कपड़े बदल कर निकल पड़ी। जौहर बाजार उसका देखा हुआ था। रिक्शे से सीधे वहीं पहुंची और एक दुकान में घुस गई। दुकानदार ने हार दिखाए। दाम पूछकर उसने एक हल्का सा किंतु कीमती हार चुन लिया। सोने की अशुद्धता की गारंटी दुकानदार ने खुद दे दी और साथ में यह भी कहा, बहन जी, इसे आप अपनी ही दुकान समझे। कुछ भी लेना देना या तुड़वाना हो तो हम सेवा के लिए ही हैं। अदिति लौटी। मन में एक तृप्ति थी। रुपया भी क्या चीज है। उसके मन में एक सुखद अनुभूति थी। हार देखकर माँ और बहन की आंखें फटे की फटी रह गई। अदिति मन में सोचने लगी कि रुपयों के लिए वह बेचारे जिंदगी भर खटते रहे, मेहनत की, न अच्छा खाया पिया, न पहना, और मुझको लखपति बना गए। उसका मन भर आया। वह मोहन की फोटो के आगे सिर झुका कर बुदबुदाई, तुम्हारी मेहनत के पैसों का ध्यान रखूंगी, यो ही बर्बाद न होने दूंगी। अपने पराये बहुत पहचान में आ रहे हैं। पैसा सबकी कलाई उतार देता है। पिता नगर निगम की क्लर्की से रिटायर हुए थे। पेंशन से घर चलाना कठिन होने पर कपड़ा मंडी में उन्होंने एक दुकान का बही खाता लिखने का काम संभाल लिया था। वह एक दिन घबराए हुए बताया कि वर्षों पहले ऑफिस से एक मित्र क्लर्क को बैंक से लोन लेने में उन्होंने अपनी जमानत दी थी। पूरा कर्ज वसूल न हो पाया। मित्र रिटायर होकर न जाने कहां चला गया है, पता नहीं लगता, और बैंक वालों ने जनपद दावा दायर कर दिया है। अब 15 दिनों में रकम जमा न करने पर घर का सामान नीलाम करा लेंगे या मुझे जेल यात्रा करनी पड़ेगी। पिता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। माँ रोने लगी। कितनी रकम का कर्जा था? अदिति ने सहमते हुए पूछा। कर्ज तो 50,000 का था, पर उन्होंने किस्तों में 30,000 दे दिए थे। बाकी के 20,000 का दावा बैंक वालों ने किया है। माँ ने रोते हुए अदिति का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब तुम्हारे ही ऊपर है, इन्हें जेल जाने से बचाओ। अदिति ने बैंक द्वारा भेजे गए कागज देखने चाहे। पिता का चेहरा उतर गया। बोले, बैंक ने अभी तो कागज नहीं भेजा है, लेकिन वहाँ के एक जान पहचान के आदमी ने बताया है कि जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। उसने राय दी है कि मैं मैनेजर से मिल लूं और शीघ्र रुपयों की व्यवस्था करूं। तो कागज आने दीजिए, तब देखेंगे। तुम बात नहीं समझी। कागज आने पर तुरंत बात फैल जाएगी, क्या इज्जत रहेगी तब? माँ ने कातर भाव से कहा, बेटी,
अब माँ बाप की इज्जत तुम ही बचा सकती हो। अदिति ने चेक बुक निकाली और पिता के नाम 20,000 रुपए की राशि भर उन्हें चेक दे दिया। माँ बाप ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। घर का वातावरण फिर सहज होने लगा। अदिति ने हिसाब लगाया। खर्च के लिए पहले निकाली रकम 20,000 लगभग खत्म होने को है। अब यह 20,000 और बैंक की रकम से निकल गई। यूं ही यदि चलता रहा तो सुबह राघव को स्कूल की बस ले गई तो वह कपड़े बदलकर बैंक के क्लर्क सागर के घर पहुंच गई। वह बैंक जाने की तैयारी में थे और उनकी पत्नी टिफिन में खाना रख रही थी। दोनों ने बड़े अपनेपन से अदिति का स्वागत किया। सागर की पत्नी उसके लिए चाय बनाने चली गई। अदिति सागर से बोली, मैं सोचती हूँ कि बैंक में पड़ी रकम के लिए कुछ ऐसा उपाय हो कि जब तब उसमें से रुपए निकाले न जा सके, सुरक्षित रहे। वही तो मैं आपको राय देना चाहता था। सागर ने उत्साह से कहा, आपने कल 20,000 का चेक भिजवाया है। मेरी सलाह मानिए तो पूरी रकम में 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। ब्याज भी अधिक मिलेगा और रकम भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने अदिति को विस्तार से चालू और सर्वाधिक खातों के बारे में समझाया। अदिति ने राघव की फीस, किताब, कापी, कपड़ों और अन्य खर्चों के बारे में बताया तो सागर ने कहा, आपकी जो जमा रकम है उस पर हर साल 25,000 से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। आप प्रति माह 2,000 उसमें से ले सकती हैं। इसके लिए आपको बैंक को लिखित रूप में देना होगा। इतने में तो आपके जरूरी घरेलू खर्चे चल जाने चाहिए। उन्होंने राघव को नॉमिनी बनाते हुए अदिति को अपना जीवन बीमा करा लेने की सलाह भी दी। अदिति के आगे सुरक्षा का नया संसार खुल गया। मन की चिंता दूर हो गई। सागर के साथ वह बैंक गई और जमा राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में करवा देने की कार्रवाई उसी दिन पूरी कर दी। बैंक से फोन कर सागर ने बीमा कार्यालय के एक एजेंट को वहां बुलाया और अदिति से परिचय कराते हुए जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बातें की। एजेंट विनोद ने अदिति को विभिन्न पॉलिसियों के बारे में समझाया और शाखा कार्यालय में ले जाकर फॉर्म भरवाने के साथ साथ अन्य चीजों की भी कार्रवाई पूरी करा दी। बीमे की किस्त अदिति को हर 3 माह पर नकद देनी थी। विनोद ने जिम्मा लिया कि वह समय पर आकर रुपए ले जाकर कागजी कार्रवाई निपटा देगा। अदिति लगभग 4 बजे घर पहुंची तो सब चिंतित थे। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? बैंक गई थी माँ, कुछ और भी जरूरी काम थे। घर वालों के चेहरे आशंकाओं से घिर गए कि बैंक क्या करने गई थी, पर पूछने का साहस किसी में न हुआ। 2 दिन बाद छोटा भाई राजीव आया और बोला, दीदी कॉलेज से 20 लड़कों का एक ग्रुप विंटर वेकेशन में गोवा घूमने जा रहा है। हर लड़के को 5,000 जमा करने पड़ेंगे। अदिति ने सख्ती से कहा, अभी गर्मियों की छुट्टी में तुम मसूरी घूमने गए थे ना। हर छुट्टी में मटर गश्ती गलत है। तुम्हें छुट्टियों में यहीं रहकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतने रुपए न जुटा सकूंगी। राजीव का चेहरा उतर गया। माँ भी अदिति का रुख देख कर कुछ न कह सकी। 3 माह पूरे होने पर विनोद आकर बीमे की किस्त ले गया और कागजों पर उससे हस्ताक्षर भी कराए। अदिति ने साफ शब्दों में माँ को बोल दिया कि उसे अब राघव की फीस और राजीव की कोचिंग की फीस ही देने योग्य आय होगी। वंदना की फीस पिताजी जैसे पहले देते थे दिया करे। विनोद की सलाह से अदिति ने एक स्वयंसेवी संस्था की सहायता ग्रहण कर ली। उसके कार्यक्रमों में वह अधिकतर घर के बाहर ही रहने लगी। बाहरी अनुभव बढ़ने और व्यस्तता के चलते अब अदिति का तन मन अधिक खुश रहने लगा। विनोद से अदिति की अच्छी पटने लगी। अक्सर दोनों साथ ही बाहर घूमने फिरने निकलते। यह देखकर माँ पिता सहमते, किंतु सयानी और लखपति बेटी को क्या कहते, उसके कारण घर की हालत बदली थी। साल भर बाद ही एक दिन अदिति माँ से बोली, माँ मैंने विनोद से विवाह करना तय कर लिया है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ को तो कानों पर विश्वास ही न हुआ। हतप्रभ सी खड़ी रह गई। बगल के कमरे से पिताजी भी आ गए। क्या हुआ? मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं विनोद के साथ विवाह करने जा रही हूँ, आशीर्वाद दे। माँ फट पड़ी, तेरे बुद्धि तो ठीक है, भला कोई विधवा। तभी विनोद आ गया। उसे देखकर माँ खामोश हो गई, लेकिन आते आते उसने उनकी बातें सुन ली थी। अंततः हंसकर विनोद बोला, माँ जी आप किस जमाने की बात कर रही हैं?
अब जमाना बदल गया है। अब विधवा की दोबारा शादी को बुरा नहीं समझा जाता। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों से क्या लेना देना। खैर, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा हमने मान लिया है। चलो। अदिति उसी दिन आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह संपन्न हो गया। मन में सहमति न रखते हुए भी अदिति के माता पिता व भाई बहन विवाह समारोह में शामिल हुए। माँ पिता ने कन्यादान किया। विनोद के घर में केवल माँ और छोटी बहन थी और विनोद के ऑफिस के सहयोगी भी पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। साथियों ने निकट के रेस्टोरेंट में नव दंपति के साथ सबकी दावत की। अदिति ने माता पिता के पैर छुए। फिर अदिति के साथ सभी लोग उसके घर आ गए तो विनोद की माँ ने कहा, समधी जी, अब अदिति को विदा कीजिए, वह अब मेरी बहू है, उसे अपने घर जाने दे। पिता की जबान खोली, लेकिन राघव, विनोद की माँ ने हंसकर कहा, राघव विनोद को बहुत चाहता है। विनोद भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। बच्चे को तो उसका पिता भी तो मिलना चाहिए। अदिति बोली, पिताजी, मेरे इस घर को फिलहाल किराए पर उठा दे। उस पैसे से भाई बहनों की पढ़ाई, घर की देखभाल आदि का खर्चा निकल आएगा। चलते समय विनोद ने अदिति के माता पिता से कहा, पिताजी, मैंने अदिति से स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हारा जो धन है वह तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे ही नाम से रहेगा। मैं खुद अपने परिवार, पत्नी और पुत्र के लायक बहुत कमा लेता हूँ। आप ऐसा ना सोचे कि उसके धन के लालच से मैंने शादी की है, वह उसका, राघव का है। फिर माता पिता के पैर छूकर विनोद और अदिति थोड़े से सामान और राघव को साथ लेकर चले गए।